नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा शो भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से हम करने वाले हैं चर्चा। विपक्ष की वोट चोरी वाली लड़ाई अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव तक आ पहुंची है। विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव वाली पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, इसका पूरा विश्लेषण आज हम आपके लिए करने वाले हैं। पूरा देश वोट चोरी के चक्रव्यूह में फंसकर रह गया है। विपक्ष के अपने सवाल हैं, चुनाव आयोग का अपना जवाब। किसने इसे राजनीति का अब्बा डब्बा झब्बा कहा है, ये भी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज हमारी तीसरी खबर देश की युवा आबादी से जुड़ी हुई है। कैसे देश के युवाओं को सड़क पर नौकरी के लिए एक जंग लड़नी पड़ रही है। 3 राज्यों से इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आज आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट अगस्त की अंधेर गर्दी। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात वोट चोरी वाले चक्रव्यूह की ही कर लेते हैं। आज पूरा देश इसी चक्रव्यूह में घिरा हुआ है और इसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी के गंभीर आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ यात्रा निकाल रहे हैं। चुनाव आयोग वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी से 7 दिन में हलफनामे की मांग कर रहा है। संसद में वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी के सांसद हैं जनार्दन मिश्र, वो भी वोट चोरी की चालीसा पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के दौरान रीवा में भी वोटों की चोरी हुई। कुल मिलाकर इन दिनों देश में चारों तरफ एक ही शब्द की गूंज सुनाई दे रही है और वो है वोट चोरी। हैरानी की बात तो यह है कि इस मुद्दे पर हर कोई सिर्फ सवाल ही पूछ रहा है, जवाब कोई नहीं दे रहा। इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरा देश वोट चोरी के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। इस चक्रव्यूह की सबसे नई चाल विपक्ष की तरफ से मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार करने की है। इसकी सुगबुगाहट रविवार को सीईसी ज्ञानेश कुमार की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त के जो तेवर थे उसे देखकर विपक्ष उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। हालांकि यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पहले सदन में बाकायदा नोटिस देना होता है। वहीं अब जो मॉनसून का सत्र है उसमें सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है, तो तकनीकी तौर पर यह संभव नहीं है। सवाल है तो फिर क्यों विपक्ष की तरफ से महाभियोग प्रस्ताव वाला जो पासा है वो सियासी मैदान में फेंका गया है। श्री अरुण नेहरू कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजे। ये प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं, की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो दिल्ली से बिहार और संसद से लेकर सड़क तक एक ही शोर है, वोट चोरी। बीते 24 घंटे के भीतर वोट चोरी वाली सियासी लड़ाई की रफ्तार में काफी तेजी आई है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से 7 दिनों के भीतर आरोपों पर हलफनामा देने की बात कही है। संसद में लगातार विपक्ष वोट चोरी के आरोपों को लेकर सरकार के खिलाफ हमलावर है। सोमवार को बिहार में राहुल गांधी ने देवकुंड सूर्य मंदिर में दर्शन के बाद वोट चोरी वाले रण में दूसरे दिन बिगुल फूका। तो मॉनसून सत्र में इंडिया गठबंधन के बाकी दलों ने वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोला। संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगह इस मुद्दे पर हंगामा देखने को मिला। लोकसभा के अंदर विपक्षी सांसदों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए।
उधर संसद परिसर में विपक्ष के सांसदों ने बैनर पोस्टर लेकर वोट चोरी के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि वोट चोरी की इस लड़ाई ने दिलचस्प मोड़ उस वक्त ले लिया जब खबर आई कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल नहीं होता है तो चेक्स एंड बैलेंसेस हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है। रूल्स के तहत वेपन्स हमें दिए गए हैं, उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। हम लोग चुनाव आयोग को हटाने की जरूरत है, लोकसभा में हटाना चाहिए, उसको इम्पीचमेंट मौसम लाना चाहिए, लाना चाहिए। आप इसको सुनिए। वैसे तकनीकी तौर पर मानसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए 14 दिन पहले नोटिस देना होता है। तो अब सवाल ये है कि फिर महाभियोग वाला दांव विपक्ष की तरफ से क्यों चला गया है? माना जा रहा है कि इसके पीछे चुनाव आयोग और सरकार पर सांकेतिक दबाव बनाने की कोशिश है। विपक्ष ये संदेश देना चाहता है कि वोट चोरी वाली लड़ाई के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। यही नहीं, विपक्ष की सबसे बड़ी कोशिश चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा करना है। विपक्ष की रणनीति जनता के बीच नैरेटिव सेट करने की भी हो सकती है कि चुनाव आयोग के खिलाफ उसके आरोप सही है। सरकार उनकी बात नहीं मान रही तो वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हालांकि सरकार और उसके मंत्री इसे विपक्ष की हताशा और निराशा बता रहे हैं। ये मोदी सरकार है, जो देश के हित में होता है वो काम होता है, और मुझे लगता है कि सीसीए पर उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने तो कह ही दिया है कि मैं खुद शासन हूँ, मैं कानून से ऊपर हूँ। राहुल गांधी का यही कहना है कि मैं खुद में कानून हूँ। तो जो व्यक्ति खुद में कानून है वो भगवान के खिलाफ भी ये महाभियोग ला सकते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही तरफ आरोप और दोनों ही तरफ सवाल। वोट चोरी के आरोपों की शक्ल में ऐसा मुद्दा सियासी गलियारों में घूम रहा है जिस पर जवाब किसी के पास नहीं है। लिहाजा हर दिन हंगामा है और हर दिन नया शोर। सवाल ये है कि वोट चोरी को लेकर जारी इस सियासी गतिरोध का समाधान आखिर कैसे होगा। वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच टकराव की सबसे बड़ी वजह जो है वो हलफनामा बना हुआ है। टाइमिंग ऐसी है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से हलफनामा मांगे जाने के बाद ही विपक्ष की तरफ से महाभियोग प्रस्ताव वाला जो सियासी कार्ड है या कह लीजिए सियासी दाव है वो सामने आया है। रविवार को जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मीडिया के सामने आकर मीडिया को संबोधित किया तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के सारे आरोपों को झूठा करार दिया। चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच कैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर चला वो भी आपको बता देते हैं। तो एक तरफ विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आयोग के लिए पक्ष विपक्ष नहीं, सब समकक्ष है। विपक्ष का आरोप है कि बिहार चुनाव से पहले एसआईआर क्यों? इलेक्शन कमीशन का जवाब है कि उसका मकसद मतदाता सूची को शुद्ध करना है। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप तो यह है कि 6 महीने में 22 लाख मतदाता मृत कैसे दिखाए गए। इस पर आयोग ने जवाब दिया है कि 6 महीने नहीं, ये 20 साल का आंकड़ा है। विपक्ष आयोग से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट देने की भी मांग कर रहा है। आयोग जवाब दे रहा है कि इससे मतदाता की जो निजता है उसका हनन हो सकता है। इसके अलावा विपक्ष का यह भी कहना है कि वोट चोरी के सबूत हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 7 दिन में हलफनामे के साथ सबूत दें। हालांकि आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से हलफनामा मांगने के विषय पर जो समाजवादी पार्टी हैं उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से नया आरोप लगा दिया गया है। अखिलेश यादव का इस मुद्दे पर कहना है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगभग 18,000 हलफनामे आयोग को दिए जा चुके हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि हमारे हलफनामे पर आयोग की तरफ से प्राप्ति रसीद भी दी गई है। उन्होंने डिजिटल रसीद के 4 स्क्रीनशॉट्स अपने एक्स हैंडल पर शेयर भी किए हैं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। अब चुनाव आयोग ऐसे कुछ अफसरों के कमान में है जो निष्पक्ष नहीं, साफ साफ एक पक्ष लेते हैं। उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता था।
लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन पर? हमारे यहाँ तो अभी से फिर वोट काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग को वोट चोर कहना संविधान के खिलाफ है, वोट चोरी करना संविधान के मुताबिक है। ज्ञानेश गुप्ता जी से कहना चाहते हैं पहले वो खुद एफिडेविट करें कि पोस्ट रिटायरमेंट वो कोई पोस्ट नहीं देखेंगे, अपने रिटायरमेंट के बाद सेटल होने के लिए कोई भाजपा सरकार द्वारा लाभ दिया गया पद नहीं लेंगे। पहले तो ये एफिडेविट करें। सदन नहीं चलने देंगे, एक ही राग है इनका। मैंने किसी पिक्चर में देखा था, अब्बा डब्बा चप्पा, मतलब कुछ भी हो जाए, जैसे हारेंगे अब्बा डब्बा चप्पा, बस सब चोर है, सब खराब है, सिस्टम खराब है, कुछ नहीं समझना है, खाली अब्बा डब्बा चप्पा। दिल्ली से बिहार तक, सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक, चारों तरफ सियासी गलियारों में वोट चोरी पर ही संग्राम है। आज लोकसभा में अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के वतन लौटने और अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियों पर चर्चा की जानी थी। हालांकि वो चर्चा भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक वोट चोरी पर संसद में सिर्फ और सिर्फ शोर ही शोर सुनाई दिया। एक ऐसा वक्त है जब सारा देश जश्न के माहौल में है। हर माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है कि वो बड़ा होकर के शुभांशु शुक्ला बने। आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे, मेहनत करने का मादा भी था। यदि कोई अभाव था तो अभाव था उस सपोर्ट सिस्टम का जो राजनीतिक नेतृत्व पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से अपेक्षित होता है, और उस अभाव की पूर्ति, उस कमी की पूर्ति मोदी जी के आने के बाद सन 2014 में हुई। देश देख रहा है और हम ये बताना चाहते हैं कि इनको कोई भी चर्चा में रुचि नहीं है। ये प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। अब वक्त है इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का। तो आपको बता दें कि यूजर्स क्या कुछ लिख रहे हैं। यूजर्स लिख रहे हैं कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो खुद चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी पर मुहर लगा दी है। जब चुनाव आयोग बोलता है तब ऐसा लगता है बीजेपी जवाब दे रही है। यूजर्स लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग का पत्र पढ़कर लगता है जैसे अब वो लोकतंत्र का पहरेदार नहीं, सत्ता का प्रवक्ता बन गया है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। वोट चोरी के बाद बात रोजगार चोरी की करते हैं, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में हजारों अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा है कि सरकारें उनके रोजगार की चोरी कर रही हैं। पहली तस्वीर जो आपके सामने है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन करते हुए यह आरोप लगाया कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अनियमितताएं हुई हैं। पटना की बात कर लेते हैं। यहां बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बीपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती में धांधली हुई है। अब तीसरी तस्वीर देखिए, ये जयपुर की है, जहां पटवारी के 3,705 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई, लेकिन इन पदों के लिए 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, परीक्षा दी। तो ये तीनों तस्वीरें आपने देखी। ये तीनों तस्वीरें बता रही हैं कि हमारे देश में रोजगार के क्या हालात हैं। सरकार और नेताओं के बड़े बड़े वादों और दावों के बाद भी कैसे जो युवा हैं वो नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से न्याय मांगते ये वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत की, दिन रात जागकर पढ़ाई की, लेकिन फिर भी इन्हें नौकरी नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अब अभ्यर्थी के सब्र का बांध टूट गया। मन में बस यही सवाल कि उन्हें नौकरी क्यों नहीं मिल रही। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो ओबीसी और एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो आज एक बार फिर से जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके आवास के बाहर आकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इन अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया, अपनी आवाज बुलंद की।
इन अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षक भर्ती में अनियमितता हुई है, जिसकी वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिल रही। साल भर हो गया, 22 बार सुनवाई हम लोगों की सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित की गई, एक भी सुनवाई नहीं हुई। 22 बार? 22 बार। उसके बाद सरकारी वकील अधिवक्ता पहुंचते ही नहीं वहां। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में हुई थी, जिसमें कोर्ट ने फैसला अभ्यर्थियों के पक्ष में सुनाया, लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण इसका पालन न हो सका और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी पक्ष रखने से पीछे हट रही है। अगर जो माननीय मुख्यमंत्री जी से चाह लें, एक दिन के अंदर जो है हम लोग से एक साथ मीटिंग करके सरकारी अधिवक्ता के भेज करके एक दिन के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक केस डिसाइड हो जाएगा। लखनऊ के बाद अब पटना का हाल देख लीजिए। यहाँ की फिजाओं में भी अभ्यर्थियों की तरफ से मांगी जा रही नौकरी का शोर है। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर छात्र अपना हक मांग रहे हैं। बड़ी तादाद में ये जो अभ्यर्थी हैं, ये यहाँ पहुँचे हैं और मांग यही है कि फ्रेशर हम हैं, लेकिन वेटेज बार बार संविदा कर्मी को दिया जा रहा है। नंबर 5 देना था साल के अनुभव के हिसाब से, लेकिन 25% उसको 5 साल का जो अनुभव है उसे 25% में देखा जा रहा है। अभ्यर्थियों का गुस्सा बिहार लोक सेवा आयोग पर फूटा है, जो कह रहे हैं कि बीपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती में धांधली की गई। एक कोई विद्यार्थी है जो प्रेशर है हम जैसा, वो 300 नंबर स्कोर करता है 400 में से, और जो कोई बी है वो 400 में से 190 करता है। जोड़ के देखिएगा तो 322 पहुंच जा रहा है संविदा वाला, 190 प्लस 133। तो इससे क्या होता है कि 322 190 नंबर आया 400 में से वो टॉप कर जा रहा है, और जो 300 नंबर तक लाया कभी कभी उसका सिलेक्शन तक नहीं हो रहा है। तो ये गलत है। अभ्यर्थियों ने कहा है एक संविदा कर्मी को 1 साल के अनुभव के तहत 5 नंबर दिए जाने थे। इस पैटर्न के तहत सभी संविदा कर्मी को 5 साल में 25 नंबर का वेटेज देने की बात कही गई, लेकिन 25 नंबर की जगह 25% का वेटेज दिया जा रहा है, जिससे 400 नंबर की परीक्षा में संविदा कर्मियों को 133 नंबर दिए जा रहे हैं और इनका चयन हो रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है जो फ्रेशर अभ्यर्थी हैं वो 400 में से 300 नंबर लाकर भी फेल हो रहे हैं। एक बार जो कैंडिडेट वेटेज ले चुका है 133 नंबर का, वो एक बार नहीं हर एडवर्टीजमेंट में एक्सपीरियंस क्लेम कर रहा है और उसको उसका वेटेज का मार्क्स मिल रहा है। लखनऊ हो या पटना, हर जगह रोजगार के लिए अभ्यर्थियों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हर जगह एक ही आवाज है, हमें नौकरी कब मिलेगी। पटना और लखनऊ के बाद राजस्थान की राजधानी जयपुर की तस्वीरें आपको दिखाना जरूरी हो जाता है, जहां पटवारी के 3,705 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई, लेकिन इन 3,000 पदों के लिए 6 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में बैठे। इनमें बहुत से ऐसे युवा थे जिन्होंने बड़े प्रशासनिक पदों के लिए तैयारी की थी, लेकिन नौकरी पाने के लिए ये युवा अब पटवारी भर्ती परीक्षा तक दे रहे हैं। लाइन बहुत लंबी है, लेकिन इस लाइन में खड़े हर चेहरे के मन में नौकरी का समंदर हिलोरे मार रहा है। राजस्थान में पटवारी पद के लिए हुई लिखित परीक्षा के समय यही नजारा दिखा। पटवारी के लिए कुल 3,705 पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई। राज्य के 38 जिलों के 1,038 केंद्रों पर लंबी लाइन लगी थी। इन 3,705 पदों के लिए कुल 6 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा में बैठे। इनसे मिली ये प्रिया शर्मा है। प्रिया राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की परीक्षाओं में शामिल हो चुकी हैं। इनका सपना बड़ा प्रशासनिक पद पाने का था, लेकिन इन्होंने कम महत्वपूर्ण समझी जाने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने का फैसला किया, क्योंकि नौकरी बड़ी चीज है। अव्यवस्थाओं की वजह से, पेपर लीक होने की वजह से मेरा अब तक चयन नहीं हो पाया है, इसलिए इस छोटी सी परीक्षा जो 4,400 पदों की निकली है पटवार में, रोजगार के लिए उस परीक्षा को हम दे रहे हैं। मैंने फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, IPS, RS की एग्जाम दे चुकी हूँ, तो मैं जी। तो नौकरी गवर्नमेंट ही चाहिए आपको? हाँ। क्यों, क्या कारण है ये चाहिए नौकरी? पढ़ाई की है तो फिर जॉब तो करने के लिए की है। भैरव सिंह की आंखों में भी बड़े पद के सपने थे। बड़ा प्रशासनिक पद पाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी की। भैरव सिंह RAS की तैयारी के बाद अब छोटी नौकरियों पर फोकस कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब की जरूरत थी और पहले फौज में नौकरी करके आने के बाद में अभी अपने स्टेट गवर्नमेंट के प्रति चाहत रखने के कारण मैं नौकरी करना चाहता हूँ दोबारा।
और इसकी तैयारी कर रहा हूँ। मुझे सर सरकारी जॉब बहुत ज़्यादा नीड हो गई है। अब मैं आर्टिस्ट का सपना इसमें, इसलिए मेरे सपनों को मैं दबा रहा हूँ कि मुझे आज हमारे समाज के अंदर सबसे पहले सरकारी नौकरी की ज़्यादा वैल्यू होती है। बेरोजगारों की लाइन बहुत लंबी है, इसलिए ये युवा अब पटवारी भर्ती परीक्षा दे रहे हैं ताकि हाथ में नौकरी हो और कम से कम घर चल सके। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत युवाओं को पहली नौकरी के बाद 15,000 रुपए की सहायता मिलेगी। लेकिन यहां पर सवाल तो यह है कि युवाओं को ये 15,000 तब मिलेंगे जब नौकरी मिलेगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इसके जो आंकड़े हैं अगर उस पर आप नजर डालेंगे तो मार्च 2016 में हमारे देश में रोजगार दर करीब 42% थी। मार्च 2020 में रोजगार दर गिरकर करीब 38% हो गई। मार्च 2023 में रोजगार दर और ज्यादा गिरी, करीब 36% रह गई और मार्च 2025 में रोजगार दर 37.7% रही। मार्च 2021 के बाद रोजगार दर में गिरावट दर्ज की जा रही है और यही वजह है कि अब हर सरकारी नौकरी के लिए सैकड़ों में नहीं बल्कि लाखों में आवेदन आ रहे हैं। हमारी तीसरी खबर उस सैनिक से जुड़ी हुई है जो सरहद पर हम सबकी रक्षा करता है, लेकिन उसी जवान के साथ देश में ही मारपीट होती है। मेरठ टोल प्लाजा पर टोल के कुछ गुंडों ने एक जवान को बुरी तरह से पीटा। जवान को खंबे से बांधकर लाठी डंडे मारे गए, जिससे जवान बुरी तरह से जख्मी हो गया। सवाल है कि देश की रक्षा करने वाला जवान अपने ही देश में सुरक्षित क्यों नहीं है और टोल प्लाजा की ये गुंडे इतने बेखौफ आखिरकार क्यों हैं? मेरठ के भूनी टोल प्लाजा के इन गुंडों को जरा गौर से जिन्हें न कानून का खौफ न देश की रक्षा करने वाले जवान के लिए इनके मन में कोई सम्मान। बीच में कपिल है जो सेना का जवान है और आसपास टोल प्लाजा के गुंडे। कोई लात घूंसे मार रहा है, कोई लाठी डंडों से पीट रहा है। इससे भी मन नहीं भरा तो खंबे से कपिल को बांध दिया और फिर डंडे से पीटना शुरू कर दिया। ये लड़का सेना में काम कर रहा है, लड़का पिट रहा। दरअसल सेना में जवान कपिल की भूनी टोल प्लाजा पर जाम को लेकर टोल कर्मियों से बहस हो गई थी। बस इसी बात पर टोल प्लाजा के गुंडे आधमके और जवान के साथ मारपीट करने लगे। उससे आगे गाड़ी की गल्लो उसकी गल्लो हाथापाई कर देते और जो हाथापाई करते इनने उतर के नुका भैया रे मुझे तुम निकाल दो, मेरी फ्लाइट निकल जाए। इन्होंने कहा तू का कोई वो है भाई बड़ा मंत्री नेता। एबीपी न्यूज पर खबर चलने के बाद पुलिस ने भी एक्शन में आते हुए अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर हत्या के इरादे की धारा लगाई गई। टोल के सीसीटीवी भी पुलिस के कब्जे में है। ये भी गया वाह सरस इलाका है जहाँ पर देख सकते हैं निचले इलाकों में पानी भरना जो है वो शुरू हुआ है। मुंबई का विक्रोली का इलाका हो, चेंबूर का इलाका हो, भांडुप का इलाका हो, जगह जगह पर पानी जो है भरना शुरू हुआ है। घर जो है अभी खाली कर यहाँ के जो रेसिडेंट्स है वो यहाँ से निकल गए हैं। लगभग 4 से 5 फीट जो पानी है पूरे इलाके में दिखाई दे रहा है। लोग इस पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, पूरा जल भरा है। छुट्टी स्कूलों को दी गई है, कॉलेजेस को दी गई है।
पूरा महाराष्ट्र बारिश के वार से कांप उठा है। आज मुख्यमंत्री फडणवीस ने आकर बताया कि कैसे हालात को काबू करने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है। अब इसे समझिए, ताकत इसलिए लगानी पड़ी है क्योंकि जो देश की आर्थिक राजधानी है यानी मुंबई, वो आधी डूबी हुई दिखाई दे रही है। मुख्य सड़कों से लेकर मुंबई के अगर आप एक्सप्रेसवे तक को देखेंगे तो वो गोता लगाता हुआ नजर आ रहा है। 4 घंटे तक मुंबई में इतनी भीषण बारिश हुई कि जितने सिस्टम हैं वो सब ध्वस्त हो गए। जिन नालों से पानी को निकलना चाहिए था वो बैक फ्लो करने लगे। कई कॉलोनीज में तो हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। सिर्फ मुंबई ही नहीं, नांदेड़ से लेकर लातूर तक और ठाणे से लेकर मराठवाड़ा तक अगस्त में आफतकाल जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि अगले 48 घंटों तक आधे महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब आप कल्पना कीजिए, अगर अभी ये हालात हैं तो आने वाले कुछ घंटों में मंजर कैसा होगा। महाराष्ट्र के करीब पिछले 2 दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई है। कई जिलों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट है। अगस्त के महीने में महाराष्ट्र के कोने कोने में बादलों ने कैसी अंधेर गर्दी मचाई है, उसकी गवाही देने वाली पहली तस्वीर देखिए। स्कूल से बच्चे घर लौट रहे थे, लेकिन मुंबई की बारिश ने पहियों को रोक दिया और इस आधी डूबी बच्चों से भरी बस को बंधक बना लिया। सुबह से मुंबई में भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों में हाफ डे कर दिया गया था। बावजूद इसके घर पहुंचने के पहले ही बसें रास्ते में फंसने लगी। 1 घंटे तक बारिश में ये स्कूल बस ऐसे ही फंसी रही और फिर पुलिस जब मदद के लिए आगे आई तो बस में फंसे 6 बच्चों और 2 महिलाओं को रेस्क्यू करके पुलिस स्टेशन लाया गया। ये किंग सर्कल का एरिया पूरी तरह से जलमय हो चुका है और यहीं पर ये स्कूल बस अटकी थी और जब पानी में ये स्कूल बस फंसी तो यहाँ के जो ट्रैफिक पुलिस है, यहाँ के बीएमसी कर्मचारी है, उन्होंने धक्का मारकर ये स्कूल बस को ये इस पानी से बाहर निकाला और टोइंग वैन से फिर आगे लेके गए। आधा घंटा ये स्कूल बस यही इस पानी में ही, ये जो पूरा जल भरा हुआ है इसमें फंसी थी। अभी भी आप देख सकते हैं ट्रक बंद पड़ चुका है और इस कारण जो पीछे जो ट्रैफिक है दादर से आगे घाटकोपर तक का ये रास्ता है और ये पूरी ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि दादर से लेके सायन तक इसी तरह की ट्रैफिक हमें देखने आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें मुंबई के किंग सर्कल की हैं, जिसका इंच इंच पानी में समाया हुआ है। किंग सर्कल एरिया में किस तरह से पानी भरा हुआ है आप देख सकते हैं। तूफान बारिश मुंबई में हो रही है और इस कारण पूरा यहाँ पर ये जो एरिया है पूरा जल भरा हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रक है, बस है, वो रुक चुकी है, कई गाड़ियां बंद गिर चुकी है और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो कार है वो फंसी है। उसके पीछे आप देख सकते हैं ट्रक है, बस है, एसटी की बस है जो जिससे लोग आगे जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियां बंद गिर चुकी है और लोग प्रयास कर रहे हैं अपनी गाड़ी शुरू करने का और इस पानी से बाहर निकलने का। मुंबई में रेड अलर्ट दिया गया है, अगले 2-3 घंटे में इसी तरह की तेज बारिश होगी। सड़क पर समंदर जैसी लहरें उफन रही थी और नतीजा ये हो रहा है कि गाड़ियां बंद पड़ रही थी। लोग किसी तरह अपनी गाड़ियों को धक्का लगाते हुए मूसलाधार आफत से पार पाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखाई दे रहे थे। ये स्कूल बस भी फंसी है, इसको भी बाहर निकालने का काम किया गया है। जैसे स्कूल को छुट्टी दी वहां से वो निकले और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किंग सर्कल में जिस तरह से ये बस फंस गई उसके बाद अब इन बच्चों को आगे उनके घर पर छोड़ा जा रहा है, लेकिन कशमकश करनी पड़ रही है। किस तरह से प्रयास किया जा रहा है आप देख सकते हैं कि बच्चे लोग फंस गए, इसके लिए मदद कर रहे हैं। मुंबई के किंग सर्कल में पानी भरना कितनी बड़ी चोट करता है उसे इस बात से समझिए कि यहीं से दक्षिण मुंबई को पूर्वी मुंबई के उपनगर से जोड़ने का रास्ता है, जो आगे जाकर ठाणे और कल्याण को भी जोड़ता है। यानी किंग सर्कल के डूबने का मतलब है इस कड़ी का टूट जाना।
किंग सर्कल से सोमवार दोपहर आई 3 बजे की तस्वीर देख लीजिए, जिसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कोई सड़क भी है। गाड़ियाँ सड़क पर इस अग्नि परीक्षा को पार करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। हम ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई के माटुंगा किंग सर्कल इलाके की। देखिए यहाँ से लंबी कतारें लगी हुई है। 2 व्हीलर्स बाइक है वो आगे जा नहीं सकती, इसके लिए वो वापस पीछे घूम के वापस जा रहे हैं। हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ पर है और ये बहुत पानी तो सुबह रात से ही भरा हुआ है पानी। अच्छा। पर इधर पे तो प्रशासन का तो कोई यही नहीं है। अच्छा। बड़े बड़े टैंकर लगे देखो ना, कोई फायदे के नहीं है। ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है बीएमसी की। देख लिया आप, कोई ट्रैफिक पुलिस, इधर कोई पुलिस वाला, सामने पुलिस स्टेशन है, एक भी पुलिस वाला नहीं है, ना ट्रैफिक पुलिस है। लोग मैं आ रहा हूँ परेल से, जा रहा हूँ अभी घर पे। परेल से चल के आ रहे हैं आप? हाँ चल के आया, क्या करूँगा, कुछ साधन नहीं लेते वहाँ से, क्या करेंगे अभी। कितना टाइम लगा चलने? कम से कम 1 घंटा हो गया। मुंबई के वडाला स्टेशन के पास से आई तस्वीर देखिए, जहां सड़क का कोई छोटा हिस्सा नहीं बल्कि पूरी सड़क ही पानी में समा चुकी है। देखिए वडाला और किंग सर्कल स्टेशन के बीच में हूँ और ये 4 रास्ता यहाँ पर घुटने तक पानी भरा हुआ है। आपकी नज़र जहाँ जाएगी वहाँ पर आपको पानी ही नज़र आएगा। आप देखिए कि जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं, कई तो सफल हो जा रही हैं और कई तो गाड़ियाँ बंद पड़ जा रही हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो लोगों की मदद कर रहे हैं, यहाँ से गाड़ी निकालने के लिए धक्का लगा रहे हैं। आसपास की जो दुकानें हैं देख सकते हैं कि जब भी यहाँ से कोई गाड़ी गुजरती है एक बड़ी सी लहर यहाँ पर बनती है और दुकानों में पानी चला जाता है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जितनी भी आपको बाइक्स खड़ी दिखाई दे रही थी वो बाइक्स भी लहर की वजह से, जल जमाव की वजह से पानी में समा गई हैं। गटर लाइन जाम हो गया है। हम लकड़ी लेके रास्ता बता रहे, गटर है, यहाँ से जाओ, साइड से जाओ, यहाँ से मत गाड़ी लेके जाओ, यू टर्न कर लो, अंदर से जाओ। लोगों को रास्ता दिखा रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया एक नागरिक होने के फर्ज को निभाने के लिए और अपने साथी नागरिकों की मदद करने के लिए। और जैसा कि हमेशा होता आया है, इस बार भी मुंबई का अंधेरी सबवे किसी पुराने रिवाज की तरह डूब गया। कोई ताकत इसे डूबने से बचा नहीं पाई। अंधेरी सबवे के अंदर पानी खतरे के निशान तक पहुंच चुका है। अंधेरी सबवे में पानी भर गया है और इस वक्त आप देखें तो जो रेड लाइन है यानी खतरे का जो निशान बनाया है लगभग वहां तक पानी पहुंच गया है। यानी कि इस वक्त लगभग 2.5 फुट और कुछ जगहों पर 3 फीट तक पानी जमा हो गया है। गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है, पंप लगाया गया है, लेकिन पंप नाकाफी है क्योंकि जब लगातार बारिश हो रही हो और जलमग्न हो गई हो अंधेरी सबवे तो ये पंप भी बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होते हैं। इसीलिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारियों को तैनात किया गया है कि कोई भी व्यक्ति गलती से इस वक्त अंधेरी सबवे पार करने का प्रयास ना करे। सड़क पर पानी का कब्जा हो गया तो जाहिर तौर पर गाड़ियों का चलना नामुमकिन हो गया और नतीजा आपके सामने है। हालात इतने खराब हुए कि गाड़ियों का रेंगना तक मुश्किल हो गया था। जो जहां था वो बारिश में वहीं पर बुत बनकर खड़ा था। हम देख सकते हैं पीछे मैं हूँ अभी ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर, जहाँ पर लगभग घाटकोपर से लेकर कुर्ला तक कम से कम 10 से 15 किलोमीटर तक जो है बड़ी ट्रैफिक की समस्या जो है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है। देख सकते हैं ट्रैफिक के हालात। कुछ एम्बुलेंस जो है इस ट्रैफिक में फंसी हुई दिखाई दे रही है। मुंबई के रास्तों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से रास्तों पर पानी भरा हुआ है, रास्तों पर गड्ढे हैं और इसका सीधा असर जो है मुंबई के रास्तों पर दिखाई दे रहा है। 69 साल पहले साल 1956 में एक फिल्म आई थी CID और उसी फिल्म में गाना था ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह है मुंबई मेरी जान। जाहिर तौर पर यह गाना लिखा तो फिल्म के लिए गया था, लेकिन गाने के शब्द मानो इस शहर का नसीब ही बन गए।
क्योंकि अगर जरा सा चूके तो बारिश के मौसम में मुंबई की डूबी हुई सड़कें जान पर भारी पड़ सकती हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता नम्रता दुबे ने जो रिपोर्ट भेजी है वो देखिए, उसके बाद आगे की कहानी आप खुद समझ जाएंगे। मुंबई शहर की मुख्य सड़कों पर बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। घुटने भर पानी में डूबकर लोग एक एक कदम भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। यार लोग आ नहीं पा रहे क्योंकि बस नहीं आ पाएगी, बस को आने के लिए जगह नहीं है। और लहरें देखिए, इतनी तेज लहरें यहाँ सड़क पर उठती हुई दिखाई दे रही हैं। ये कोई नदी समुद्र नहीं है, ये मुंबई का रोड है जिसके लिए बीएमसी की तरफ से 1000 करोड़ का बजट कुछ दिन पहले ही पेश किया गया है। और ऐसे में अगर ये स्थिति होती है तो शर्म आनी चाहिए इस महानगर पालिका को। वाकई शर्मानी चाहिए, क्योंकि देश की सबसे अमीर महानगर पालिका का तमगा होने के बावजूद बीएमसी अपने नागरिकों को हर बारिश में इस परेशानी से कभी निजात नहीं दिला पाती। एबीपी न्यूज संवाददाता नम्रता दुबे एक बस स्टैंड पर खड़ी है जो डूब चुका है। बारिश में रिपोर्टिंग करना आसान नहीं होता, क्योंकि हकीकत दिखाने के लिए खतरे के करीब तक जाना पड़ता है। और ऐसा ही खतरा मुंह पसारे नम्रता दुबे के ठीक बगल में मौजूद था जब डूबी हुई सड़क पर बिजली का एक नंगा तार तैर रहा था। मैं जहाँ खड़ी हूँ, मैं ऊंचाई पर खड़ी हूँ, नीचे यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है, तो आप चल कर नहीं जा सकते। एक दूसरी दिक्कत मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो है ये बिजली का तार है, ये तार खुले हुए हैं और पानी के अंदर इसको छोड़ा गया है। बहुत भयानक तस्वीर है यहाँ पर, और बरसात भी लगातार जारी है। और यहाँ 1 या 2 फीट नहीं, यहाँ 3 साढ़े 3 फीट के ऊपर का जो पानी है वो भर चुका है। एक बार फिर दिखाती हूँ। देखिए, हम यहाँ चलने की कोशिश करें, इस तरह की जो केबल है बिजली के, वो हमारे पैरों में रटक रहे हैं। और जिन्हें अस्पताल जाना है, पास में कई सारे अस्पताल मौजूद हैं, वहाँ जाने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। क्या करेंगे, ये ऐसे ही है, सालों साल है। इधर कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं है। ऑलमोस्ट इट इज अबाउट मोर देन 50 years किंग सर्कल एरिया हैज बीन रिमेन्ड एज इट इज। तस्वीरें मुंबई के सायन इलाके की हैं, जहां बीएमसी कर्मचारी मशीनों से पानी को निकालने का काम तो कर रहे थे, लेकिन पानी और बारिश इतनी ज्यादा है कि उनके तमाम इंतजाम बौने साबित हो रहे थे। सायन की सोसाइटी है, यहाँ गेट से आप जैसे निकलते हैं, पूरे गेट से लेकर आपकी सड़क देखिए, आपकी सड़क आपको मुंबई में दिखाई नहीं देगी। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ है। तो आप सोचिए कि अपने काम काज के लिए आप जाएंगे कैसे। ये मुंबई की एक सोसाइटी नहीं, ऐसी तमाम सोसाइटी है जहाँ इस तरह से पानी भरा हुआ है। और अगर आपको लग रहा है कि मुंबई के निचले इलाकों में पानी भरना कौन सी नई बात है, तो जरा अगली तस्वीर देख लीजिए। ये मुंबई के अंधेरी लोखंडवाला की तस्वीर है, जो मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में गिना जाता है। लेकिन ये पॉश इलाका भी बारिश में बेचारा बन गया था। अंधेरी लोखंडवाला में लोटस पेट्रोल पंप, जो कि एक लैंडमार्क है, उसके पास से गुजरने वाला ये लेन है। अंबोली से शक्ति नगर का ये लेन, अंबा माता रोड। और जरा देखिए इस सड़क की हालत, कोई भी व्यक्ति वाहन लेकर नहीं जा रहा है, क्योंकि जगह जगह पॉटहोल्स हैं और कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें बाइक चालक गिर गए, जिसकी वजह से अब सिर्फ लोग पैदल चलकर इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़क के दोनों सिरों पर आप नजर दौड़ाएं तो आपको गाड़ियां बंद नजर आएंगी, रिक्शा बंद नजर आएगी, और सामने बाइक चालक जा रहा है, उसे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत मशक्कत करते हुए वो बाइक लेकर गया और देखते ही देखते उसकी बाइक बंद पड़ गई। चिंता की बात यह है कि महाराष्ट्र के लिए अगले 48 घंटे बेहद भारी हैं। ऑल दीज आर कंडीशंस जो फेवरेबल है बारिश के लिए। इसके चलते हमने मुंबई में थाने में एंड रायगढ़ में आज के लिए रेड अलर्ट दिया है, और कल के लिए एंटायर नॉर्थ कोंकण, दैट इज थाने, रायगढ़, मुंबई एंड पालघर के लिए रेड अलर्ट दिया है। मौसम विभाग ने 20 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, और आज तो 18 अगस्त ही है।
मौसम विभाग ने कोंकण के इलाके में एक्सट्रीम रेन की वार्निंग दी है। हैरान करने वाली बात यह है कि बारिश जिस महाराष्ट्र से दस्तक दिया करती थी, वहां से जुलाई में भारी बारिश की तस्वीरें ही नहीं आईं। और जब मॉनसून का आधा सीजन बीत चुका है तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। मुंबई में न सिर्फ स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं, बल्कि बीएमसी ने बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील लोगों से की है। अब तक आपने पहाड़ पर ही बादल फटने की घटनाएं सुनी हैं, देखी हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बादल फट रहा है। सिर्फ 10 सेकंड के भीतर ये थार पानी के तेज बहाव में किसी खिलौने की तरह तैरने लगी। सड़क पर पानी इतना ज्यादा था कि कार बीच में फंसकर पूरी तरह डगमगा रही थी। आप गई अंदर ही थी, अभी निकलती थी आप। तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन थार तेज बहाव के बीच आगे बढ़ती है, जबकि सड़क के दूसरी तरफ ट्रैफिक रुका हुआ है और फिर ड्राइवर को अपनी इस गलती की कीमत भी चुकानी पड़ती है। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद लोगों ने ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ से आई अगली तस्वीर देखिए। बहाव इतना तेज है कि ठीक से खड़ा हो पाना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए जाना है तो इस दरिया को तो पार करना ही था। गांव वालों ने रस्सियों का सहारा लिया और फिर मानव श्रृंखला बनाकर आगे बढ़े। नांदेड़ के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं हुई बल्कि बादल ही फट गया है। नांदेड़ जैसी जगह पर कल मुकरमाबाद में 206 mm बारिश हुई है और इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर क्लाउड बस्ट इस प्रकार की वहाँ परिस्थिति थी। लोग काफ़ी अटके हुए थे। 206 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है और भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम वहाँ है, मिलिट्री की भी टीम वहाँ पर पहुंची हुई है। नांदेड़ में हालात को काबू करने के लिए सेना को बुलाना पड़ा और गांव में फंसे लोगों को बचाने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मुंबई में हो रही भारी बारिश की वजह से सिर्फ लोकल ट्रेनें देर से नहीं चली, बल्कि आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट की जो उड़ानें हैं उस पर भी इसका असर पड़ा है। जैसे चेतावनी दी गई है उसके मुताबिक अगले 48 घंटे बेहद भारी हैं। इसलिए मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में मौजूद लोगों से हमारी अपील है कि सावधान रहें और सुरक्षित रहें। तो भारत की बात पे मेरे साथ आज बस इतना ही। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।